फ्राट अध्याय 41 चुनाव इंतजार। चू चेनेक्सी की बातें सुनकर निंग जी ने अब और संकोच नहीं किया। रंगीन रोशनी की एक चमक के साथ वह शियाओ यीरान की ओर उड़ गया। लेकिन इससे पहले कि निंग जी उसे साधना क्षेत्र में खींच पाता, जियाओ यीरान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। मिस चू, आपके इस तथाकथित जुए की असल स्थिति क्या है? शाओ यीरान शिंग तियानई जैसा नहीं था। शिंग तियानई पूरी तरह से बेहोश हो गया था, इसलिए उसके लिए स्वायत्त विकल्प जैसी कोई बात नहीं थी। शाओ यीरान के दृष्टिकोण से वह इस जुए में सहयोग कर सकता था, लेकिन उससे पहले उसे कम से कम ये जानने की जरूरत थी कि वह क्या अनुभव करने वाला है। चू चेनेक्सी सवाल सुनकर चौंक गई। निंग जी की ओर एक नजर डालने के बाद वह वापस मुड़ी और अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इसे आजमाकर देखिए। कम से कम इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। चू चेनेक्सी के शब्द थोड़े अटपटे लग रहे थे, लेकिन शियाओ यीरान उन्हें तुरंत समझ गई। तितली बचाव की कुंजी यही तितली थी। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी वह या तो तथाकथित जोखिम को अस्वीकार कर सकता है और शांतिपूर्वक मर सकता है, या अपने भाग्य को अपने सामने मौजूद इस अजीब तितली के हाथों में सौंप सकता है। एजियो ड्रैगन फ्लीट की सबसे युवा क्रू सदस्य होने के नाते जियाओ यीरान का सभी क्षेत्रों में ज्ञान एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक था। दरअसल उन्हें अपने शरीर की स्थिति के बारे में काफी स्पष्टता थी। अपनी वर्तमान स्थिति में पारंपरिक तरीकों की तो बात ही छोड़िए, वह कई अपरंपरागत तरीकों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि किसी भी अपरंपरागत विधि के कुछ न कुछ दुष्प्रभाव जरूर होते हैं। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके शरीर के अधिकांश कार्यों का खत्म हो जाना या पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाना शायद एक मामूली परिणाम माना जाएगा। शाओ यीरान स्वभाव से विद्रोही था। अगर जीने की कीमत जीवन भर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहना, लगातार दर्द और बीमारी से पीड़ित रहना भी होती, तो वह मरना और इस सब से छुटकारा पाना बेहतर समझता। शाओ यीरान की चुप्पी ने पूरे वार्ड में एक बार फिर माहौल को गंभीर बना दिया। तभी नन्हे निंगचू ने अचानक स्पष्ट स्वर में कहा, चाचा शियाओ, कृपया नन्ही तितली पर विश्वास करें। ये बहुत शक्तिशाली है और निश्चित रूप से आपको ठीक कर देगी। यहाँ आते समय जियाओ यीरान ने उस छोटी लड़की को छोड़कर बाकी सभी के प्रति एक ठंडा चेहरा बनाए रखा था। इसलिए उस दयालु छोटी लड़की ने न तो इस सज्जन चाचा को चोट पहुंचाना चाहा और न ही वह चाहती थी कि उनकी इस तरह मृत्यु हो जाए। हालांकि जीवन और मृत्यु के बारे में उसकी अवधारणा अभी भी बहुत अस्पष्ट थी, फिर भी उसने अपनी स्पष्ट आवाज में बात की। निंग जी के दृष्टिकोण से वह शियाओ यीरान की चिंताओं को भी समझ सकता था। यदि उनकी स्थिति उलझ जाती तो शायद उन्हें दूसरे पक्ष की तुलना में और भी अधिक चिंताएं होती। लेकिन सच्चाई ये थी कि फिलहाल फ्यूजन मॉडिफिकेशन ही उनके जीवित रहने का एकमात्र विकल्प था। बेशक चाहे यह एकमात्र विकल्प था या नहीं, चुनने का अंतिम अधिकार अंततः स्वयं व्यक्ति के पास ही होता है। शाओ यीरान ने निंग जी की ओर देखा। यह पहली बार था जब उसने इस तितली को अपने बराबर समझा। पहले चाहे ये तितली कितनी भी चमत्कारी या शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमेशा इसे एक छोटे जानवर की तरह ही मानता था। ये ठीक उसी क्षण हुआ जब उसका भाग्य पूरी तरह से दूसरे पक्ष के नियंत्रण में था कि उसने अंततः इस तितली को एक समान अस्तित्व के रूप में माना। मुझे पता है कि आप हमारी बात समझ सकते हैं। जोखिम लेना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं अपना बाकी जीवन अस्पताल के बिस्तर पर बिताना स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप कर सकते हैं तो आइए। क्या निंग जी यह गारंटी दे सकता है? बेशक वह कर सकता था, क्योंकि निंग जी के ज्ञान के अनुसार प्रजनन घोंसले के स्थान में जीन सम्मिलन शियाओ यीरान की कल्पना से कई गुना अधिक खतरनाक था। इसके अलावा निंग जी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। सफलता या विफलता उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती थी जिसका रूपांतरण किया जा रहा था, और उन दोनों पक्षों की आनुवंशिक अनुकूलता पर निर्भर करती थी जिनका सम्मिलन किया जा रहा था। फायदे और नुकसान संतुलित थे और प्रक्रिया अनियंत्रित थी। कोई भी जियाओ यीरान के लिए यह निर्णय नहीं ले सकता था। वूश रंगीन चमक की एक तेज रोशनी के साथ जब जियाओ यीरान को होश आया तो वह पहले से ही ब्रूड नेस्ट के विचित्र तीसरे स्तर पर था। उसका निचला शरीर एक साधना कुंड के अजीब तरल में डूबा हुआ था। उसके बगल में सबसे पहले पहुंचने वाला जिंग तियानई पहले से ही एक साधना कुंड में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक अजीबोगरीब रंगीन तितली की आकृति तैर रही थी। इससे पहले कि जियाओ यीरान कुछ पूछ पाता, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आप मेरी मदद स्वीकार करने का विकल्प चुनते हैं तो आप निश्चित रूप से अपना शेष जीवन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताएंगे।
क्योंकि अब आगे आपको जीन फ्यूजन से गुजरना होगा। जियाओ ईरान को तुरंत अपने दिमाग में गूंज रही आवाज का स्रोत पता चल गया और उसने थोड़ी शंका के साथ पूछा, जीन फ्यूजन? बिल्कुल सही, जीन फ्यूजन। सीधे शब्दों में कहें तो मैं बटरफ्लाई रेस के जीन को आपके मानव जीन में डालूंगा और फिर उन्हें आपस में मिलाकर वाष्पीकृत कर दूंगा। यदि आप सफल होते हैं तो आप तितली जाति की रक्तरेखा के स्वामी बनेंगे, जीवन रूप के संदर्भ में कायापलट और पुनर्जन्म से गुजरेंगे, लेकिन इसके बाद आप मेरी तितली जाति द्वारा प्रतिबंधित भी होंगे। अगर तुम असफल हुए तो तुम एक ऐसे राक्षस बन जाओगे जो न तो इंसान है और न ही तितली, या फिर तुम मौके पर ही फट जाओगे। सैद्धांतिक रूप से आपकी शारीरिक स्थिति जितनी बेहतर होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आपको जल्दी निर्णय लेना होगा। निंग जी भी इस युवक शियाओ ईरान को पसंद करता था, इसलिए उसने उसे सब कुछ ध्यानपूर्वक समझाया। निंग जी के दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक रूप से आशा करता था कि शियाओ ईरान समलन संशोधन को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि एक बार सफल हो जाने पर जियाओ ईरान निंग जेड के पक्ष के लिए एक दुर्लभ और शक्तिशाली युद्धक संपत्ति बन जाएगी। और जियाओ ईरान के लिए, चाहे यह विलय सफल हो या असफल, यह उसके लिए पहले से ही सबसे अच्छा विकल्प था। शाओ ईरान को पूरा यकीन था कि भले ही ये तितली भगवान की संतान न हो, फिर भी यह उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पद्धति पूरी तरह से अनसुनी और अभूतपूर्व थी। केवल एक ही सवाल था, तथाकथित बटरफ्लाई रेस प्रतिबंधों की सीमा क्या होगी। इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के पूछा, बटरफ्लाई रेस प्रतिबंधों की अवधारणा क्या है? स्वतंत्रता और आत्म पहचान का हनन। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक बाहरी तितली जाति के सदस्य बन जाएंगे, हजारों अन्य तितली जाति के सदस्यों की तरह एक जागीरदार, और जीवन भर के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। लेकिन चिंता मत करो, सामान्य परिस्थितियों में मैं तुम्हारे निर्णयों या कार्यों में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करूंगा। निंग जी काफी ईमानदार था, उसने हर बात को विस्तार से समझाया। ठीक है, अगर मैं सफल हो जाता हूं तो कृपया मुझे मिस चू को पवित्र राजधानी तक ले जाने की अनुमति दें। अगर यह हो जाता है तो उसके बाद मेरा जीवन आपका होगा। अगर यह विफल हो जाता है, असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं असफलता स्वीकार नहीं करता। अगर मैं आधा इंसान आधा तितली जैसा दोष बन जाऊं तो कृपया मुझे सीधे मिटा दीजिए। उन शब्दों के बाद जियाओ ईरान ने और कुछ नहीं कहा और सक्रिय रूप से साधना कक्ष में लीन हो गया। ये देखकर निंग जी ने भी कुछ नहीं कहा। अपने मानसिक नियंत्रण में आकर उसने तुरंत जीन स्टोरेज स्पेस से संपर्क स्थापित कर लिया। उसने 7 रंगों वाली उग्रज्वाला तितली नामक एक प्रकार का तितली प्रजाति का जीन उस साधना टैंक में डाल दिया जहां शियाओ ईरान थी। दोनों के बीच संवाद चेतना का बिजली की गति से आदान प्रदान था और वे लगभग तुरंत ही एक आम सहमति पर पहुंच गए। अस्पताल के वार्ड में वास्तव में ज्यादा समय नहीं बीता था। निंग जी शियाओ ईरान के बिस्तर पर केवल 10 सेकंड के लिए ही रुकी और फिर उड़कर छोटी निंगचू के पास वापस चली गई। इसी क्षण से चेन शुओ और चू चेनिक्सी की मां बेटी की जोड़ी को छोड़कर बाकी सभी लोग चमकती निगाहों से निंग जी को देखने लगे। यहां तक कि उसके बगल में बैठी एक तितली भी इस हद तक रहस्यमय थी। वांग जियानडोंग और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से एक ईश्वर वंशज के मूल्य की अधिक स्पष्ट और गहरी समझ प्राप्त हुई। छोटी तितली, अंकल शियाओ बच गए, है ना? निंग जी को वापस उड़ते देख छोटी निंगचू भी विजयी भाव से भर उठी, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसके लिए ये छोटी तितली जो पूरे रास्ते उसके साथ रही थी, पहले से ही उसकी सबसे अच्छी साथी बन चुकी थी। क्योंकि उसकी सबसे अच्छी साथी ने दिखावा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी गर्व महसूस हुआ। इतनी प्यारी बेटी को देखकर निंग जी स्वाभाविक रूप से उसे निराश नहीं करना चाहता था और उसने तुरंत अपने एंटीना को धीरे से थपथपाया। इस दृश्य ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। यदि पहले जब जियाओ ईरान ने कहा था कि वह मानवीय भाषा समझ सकती है, तो वे कुछ हद तक भ्रमित हुए थे, तो अब वे पूरी तरह से स्पष्ट हो गए थे। ये सिर्फ मानवीय भाषा को समझने से कहीं अधिक था, ये व्यावहारिक रूप से सजीव था। गंभीर रूप से घायल हुए दोनों व्यक्तियों, शिन तियानई और शियाओ ईरान के ठीक से व्यवस्थित हो जाने के बाद कमरे का माहौल तुरंत शांत हो गया। सुश्री चू, चूंकि गंभीर रूप से घायल लोग फिलहाल खतरे से बाहर हैं, तो चलिए आगे की बात करते हैं। रुको मिस चू, अगर संभव हो तो क्या आप ब्रदर बटरफ्लाई को भी मेरी मदद करने के लिए कह सकती हैं? वांग जियानडोंग ने फिर से बोलना शुरू किया। स्पष्ट रूप से वह चू चेनिक्सी के साथ पवित्र राजधानी की यात्रा पर विस्तार से, लेकिन बीच में ही चुप रहे चेन शुओ ने उसे रोक दिया। इस समय चेन शुओ की आंखें झपक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ मुश्किल बात कहना चाह रहा हो।
दौरान अगर चू चेनेक्सी से भी ज्यादा निराश कोई था तो वह निश्चित रूप से चेन शुओ ही था। होंगक्सिंग बिल्डिंग में हुई लड़ाई के दौरान लिटिल निंग चू की रक्षा करते हुए वह बाल बाल अपनी जान गंवा बैठा। हालांकि बाद में न्यूक्लियर एक्शन फर्स्ट स्क्वाड के समर्थन से वह खतरे से बच गया, लेकिन उसकी चोटें वास्तव में गंभीर थीं और उसने उसके बाद किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लिया। अगर शिंग तियानई की दृढ़ता और उसे पीछे छोड़ने से सभी के इनकार के कारण ऐसा न होता तो शायद वह बहुत पहले ही इस दुनिया से चला गया होता। इस दौरान जब हर कोई खून बहा रहा था और बलिदान दे रहा था, उसने कुछ नहीं किया और यहां तक कि टीम पर बोझ बन गया, जिससे उसे कुछ हद तक अपराधबोध महसूस हुआ। इस समय निंग जी को शिन तियानई और शियाओ ईरान को देखते हुए देखकर वह स्वाभाविक रूप से अब और शांत नहीं बैठ सका। उनकी बाहरी चोटें सबसे गंभीर थीं। किसी चमत्कार को छोड़कर भले ही वह अपना शेष जीवन अस्पताल के बिस्तर पर न बिताएं, लेकिन वह निश्चित रूप से फिर कभी एक सच्चा योद्धा नहीं बन पाएंगे। इन परिस्थितियों में वह इस मिशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वह इस तरह से लड़ने की अपनी योग्यता खोने के लिए तैयार नहीं थे। वह लड़ना चाहता था, टीम और समग्र स्थिति के लिए उपयोगी बनना चाहता था। इसके अलावा ईश्वर के वंशज चू चेनेक्सी और यह विचित्र तितली संभवतः वे लोग थे जो अपने जीवन में अब तक मिले लोगों में सबसे अधिक चमत्कार करने में सक्षम थे। इतनी दूर आने के बाद उसे उन पर पूरा भरोसा था, उसे विश्वास था कि अपना भविष्य उनके हवाले करना निश्चित रूप से रूढ़िवादी व्यवहार की इस अधमरी स्थिति से बेहतर होगा। इसलिए इस समय भले ही इसका मतलब अपनी गरिमा को त्यागना हो, उसने आखिरकार अपनी बात कह दी। चेन शुओ के शब्दों से अस्पताल का कमरा एक बार फिर कांप उठा। सच कहें तो चाहे वह निंग जी हो, चू चेनेक्सी हो या यहां तक कि वांग जियानडोंग और वहां मौजूद सभी चिकित्सा कर्मचारी हो, किसी ने भी चेन शुओ से इस तरह का अनुरोध करने की उम्मीद नहीं की थी। ये जानना जरूरी है कि चू चेनेक्सी ने पहले ही यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी, जोखिम उठाओ। चूंकि यह एक जुआ था, इसका मतलब था कि इसमें शामिल जोखिम काफी अधिक थे। चिकित्सा कर्मचारियों के दृष्टिकोण से जब स्थिति में धीरे धीरे सुधार की स्पष्ट संभावना थी, तब एक अनिश्चित जोखिम उठाना स्पष्ट रूप से तर्कहीन था। हो सकता है कि ठीक होने के बाद उसकी शारीरिक क्षमता पहले से कहीं खराब हो जाए, लेकिन सामान्य जीवन जीने में उसे कोई समस्या नहीं होगी। दरअसल वे इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते थे कि वर्तमान हुआशिया फेडरेशन में सामान्य जीवन जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। माँ नन्ही तितली, कृपया अंकल चेन की मदद करो, ठीक है। चू चू की रक्षा करने की कोशिश में उन्हें चोट लग गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद निंग जी या चू चेनेक्सी के कुछ कहने से पहले ही छोटा बच्चा खुद को रोक नहीं पाया। उस नन्ही बच्ची के नजरिए से उसकी माँ और उसकी नन्ही तितली साथी लगभग सर्वशक्तिमान थीं। उसकी सरल दुनिया में जब तक वे सहमत होते, अंकल चेन निश्चित रूप से ठीक हो जाते। ये सुनकर चू चेनेक्सी ने निंग जी की ओर देखा, जिसने अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक बार फिर अपने एंटीना हिलाए। इन परिस्थितियों में चू चेनेक्सी ने स्वाभाविक रूप से हिचकिचाना बंद कर दिया। हाँ, मैंने सहमति दे दी है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से जोखिम शामिल होंगे। क्या आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि कहावत है, जोखिम ज्यादा, इनाम ज्यादा। मुझे तुम पर भरोसा है। चेन शुओ ने जोरदार ढंग से बात की और उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ ने अस्पताल के कमरे में मौजूद लोगों को चू चेनेक्सी और निंग जी को और भी अधिक आश्चर्य से देखने पर मजबूर कर दिया। उनमें से किसी ने भी चेन शुओ से ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं की थी। इस प्रकार निंग जी ने एक पल भी संकोच नहीं किया। रंगीन प्रकाश की एक चमक के बीच वह चेन शुओ को ऊष्मायन साधना क्षेत्र में ले गया। इस पूरी प्रक्रिया में वांग जियानडोन को बोलने और इसे रोकने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि सब कुछ सुलझ गया। वांग जियानडोन की स्थिति से तथाकथित ईश्वर वंशज का अर्थ जानने के बाद वह इसे समझ सकता था। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली और साधन संपन्न होगा। इन सब बातों को छोड़ दे तो रंगीन रोशनी की एक चमक में लोगों को गायब करने की यह तरकीब, इसे 3 बार देखने के बाद भी उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह कैसे किया जाता है। चूंकि वह खुद भी इसे समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वहां मौजूद चिकित्सा कर्मचारियों को तो और भी कम समझ आया। वे वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक थे कि यह तितली उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। एक मृत्यु के कगार पर थी, एक मर रही थी और एक को गंभीर बाहरी चोटें आई थीं। लेकिन जिज्ञासा को एक तरफ रखते हुए उन्होंने इस स्थिति में और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उत्सुकता से इंतजार किया कि आगे क्या होगा। तीनों अस्पताल के बिस्तर खाली होने के कारण उनकी अब आवश्यकता नहीं थी और चिकित्सा कर्मचारी तुरंत वापस चले गए।
अस्पताल के कमरे में केवल वांग जियांडोन, शियाओ जियांग और चू चेनेक्सी ही बचे थे। वांग जियांडोन को स्थान को लेकर कोई खास आपत्ति नहीं थी और उन्होंने पवित्र राजधानी की यात्रा के बारे में फिर से बात की। सुश्री चू, मैंने निश्चित रूप से आपकी क्षमताओं को देखा है। मुझे आश्चर्य है कि इस विशेष उपचार प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। चू चेनेक्सी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन यह 1 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। आज तक उसका तितली यानी निंग जी के साथ कोई औपचारिक संवाद नहीं हुआ था। युद्ध के दौरान वे मौन सहमति पर निर्भर रहते थे, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वे अक्सर पूरी तरह से अलग अलग सोच रखते थे। इस स्थिति का मुख्य कारण ये था कि निंग जी अपनी ही मनोवैज्ञानिक बाधा को पार नहीं कर सका। अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ, अगर वह वास्तव में चू चेनेक्सी से बात करना चाहता है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, एक ही जैव विद्युत तरंग से यह समस्या हल हो जाएगी। लेकिन निंग जी को चिंता थी, उसे डर था कि अगर वह अचानक बोल पड़ा तो कहीं गलती से सब कुछ न उगल दे। सच कहें तो अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए निंग जी को इस बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उसे ये सब समझाने का तरीका नहीं सूझ रहा था और वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो इसके क्या परिणाम होंगे। शुरू से लेकर अब तक वह केवल चुपचाप उनकी रक्षा करना चाहता था। जहां तक उनकी पहचान और भविष्य में संचार के मुद्दे की बात है, उन्होंने फिलहाल चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देने का विकल्प चुना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार चू चेनेक्सी ने सही अनुमान लगाया। इन तीनों के विलय और रूपांतरण का परिणाम अधिकतम 1 सप्ताह में आ जाएगा, इसलिए निंग जी को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 हफ्ता, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा समय है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ताइहुआ शहर और भी खतरनाक होता जा रहा है। मेरा मानना है कि आपको जल्द से जल्द निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। चू चेनेक्सी के प्रति तो वांग जियांडोंग ने भी अनजाने में ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। इस व्यक्ति और तितली की जोड़ी का प्रदर्शन इतना भयावह था कि वांग जियांडोंग भी उनके सामने खुद को कुछ छोटा महसूस करने लगा था। इसलिए उन्होंने आशा जताई कि चू चेनेक्सी जल्द से जल्द इस आपदा के स्रोत को छोड़कर पवित्र राजधानी तक सुगमतापूर्वक पहुंच जाएगी। लेकिन चू चेनेक्सी ऐसा नहीं सोचती थी। शुरू करें कैसे? एक छोटी टुकड़ी के रूप में आगे बढ़ें या एक बड़ी सेना के साथ? वांग जियांडोंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, फिलहाल सबसे अच्छा विकल्प एक छोटी टुकड़ी ही है। इस पर वांग जियांडोंग ने अपने बगल में बैठी शियाओ जियांग की ओर देखते हुए कहा, अब तक तो आप कॉमरेड जियांग शिन्यू से परिचित हो ही गई होंगी। अब से वही टीम का नेतृत्व करेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अब इस तरह की छोटी टुकड़ी वाली सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता। बाकी सब बातों के अलावा आपको एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन फर्स्ट स्क्वाड के बारे में पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके अधीन सैनिक उनकी तुलना में कैसे हैं? हम दोनों मिलकर सिर्फ 200 किलोमीटर से भी कम दूरी तक भागे थे और आपने देख ही लिया कि इसका अंत कैसे हुआ। चू चेनेक्सी ने वांग जियांडोंग को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन फर्स्ट स्क्वाड का अंतिम भाग्य भी उसके दिमाग में ताज़ा था और वह फिर से वैसा कुछ अनुभव नहीं करना चाहती थी। नहीं मिस चू, आपको बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका अस्तित्व पूरे हुआशिया के लिए पहले से ही अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। वांग जियांडोंग को यह उम्मीद नहीं थी कि चू चेनेक्सी एक साधारण व्यक्ति होने के नाते इतनी उच्च वैचारिक जागरूकता रखेगी। उनका इनकार दरअसल एस्कॉर्ट सदस्यों के प्रति सम्मान के कारण था। नहीं, वे सभी जीवित इंसान हैं, मैं दबाव महसूस किए बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास मेरी रक्षा करने की क्षमता है। चू चेनेक्सी की बातों ने वांग जियांडोंग को स्तब्ध कर दिया। वह तुरंत उसका खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई आधार नहीं मिला। एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन टीम की पहली टुकड़ी हुआशिया की सबसे व्यापक विशिष्ट इकाइयों में से एक थी। यदि आपदा के शुरुआती चरणों में ही वे ज़र्ग के हाथों पराजित हो गए होते तो अन्य दस्तों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस लिहाज से देखा जाए तो चू चेनेक्सी की बातों में कुछ सच्चाई जरूर थी। हालांकि कुछ चीजें तर्क के विपरीत थीं। एजियो ड्रैगन शिप के कप्तान नियान येचेन की इच्छा थी कि वह 10 दिनों के भीतर चू चेनेक्सी को पवित्र राजधानी में देखें। इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। एक सैन्य अड्डे के कमांडर के रूप में वांग जियांडोंग स्वाभाविक रूप से ऐसा करने के रणनीतिक महत्व को समझते थे। साथ ही वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि ताइहुआ शहर के भीतर वर्तमान स्थिति कितनी गंभीर थी। फिलहाल लगभग पूरा ताइहुआ शहर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में था।
शहर में आसमान से लेकर जमीन तक भयानक कीड़े मकोड़े फैल गए थे और मूल मानव आबादी का 1% भी नहीं बचा था। इन परिस्थितियों में लोगों के एक बड़े समूह को पलायन करने का विकल्प चुनना अनिवार्य रूप से मृत्यु को आमंत्रित करने से भिन्न नहीं था। चू चेनेक्सी को छोड़ दें, जो स्पष्ट रूप से सभी परग्रही जातियों से विशेष व्यवहार पाने वाला लक्ष्य था, तो ताइहुआ शहर को पार करना ही स्वर्ग तक पहुंचने से कहीं अधिक कठिन था। इस प्रकार केवल एक ही रास्ता बचा था, एक छोटे से सुरक्षा दस्ते के साथ उनके पीछे ताइहुआ पर्वत पर चढ़ना और सबसे दूरस्थ निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए ताइहुआ से निकल जाना। सुश्री चू, मैं आपकी चिंताओं को समझती हूँ, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। आपका रुतबा खास है, हुआशिया फेडरेशन आपको खोने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। अगर हम ताइहुआ पर्वतमाला से होकर गुजरते हैं तो कुछ भी होने की स्थिति में आधार से कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। कृपया ऐसा न करें। नहीं, मैंने पहले भी कहा है, मैं पीछे हटने का ये तरीका दोबारा स्वीकार नहीं करूंगा। आप जो कुछ भी कहें वह अर्थहीन है। मौजूदा हालात में साधारण पलायन पहले से ही व्यर्थ है। जीवित रहने की थोड़ी सी भी संभावना के लिए हमें तेजी से शक्तिशाली बनना होगा। चाहे मैं ईश्वर का वंशज हूं या आप हुआशिया की अंतिम रक्षा पंक्ति हैं, हम सभी को तेजी से मजबूत होना होगा। इसलिए तत्काल प्राथमिकता भागना नहीं, बल्कि बचे हुए लोगों को इकट्ठा करना और आत्म मजबूती की शक्ति की तलाश करना है। चू चेनेक्सी ने वांग जियानडोन के प्रस्ताव को एक बार फिर बाधित किया। एक देववंशी होने के नाते चू चेनेक्सी की मानसिकता में 3 दिनों तक चले भागने के संघर्षों को सहने के बाद एक बड़ा बदलाव आया था। ये सिर्फ वही नहीं थी, निंगजी, शियाओ ईरान और चेन शुओ, इस उड़ान में जीवित बचे सभी लोगों को ऐसा ही महसूस हुआ। उन सभी को वर्तमान स्थिति की अपनी अपनी समझ थी, अंतर केवल उनकी अंतर्दृष्टि की गहराई में था। इस पलायन के अनुभवों के बिना निंगजी ने जिंग तियानई को अपने दायरे में खींचने की पहल नहीं की होती और न ही वह शियाओ ईरान के साथ इतना खुला व्यवहार करता। आज उसने जो कुछ किया वह आंशिक रूप से लोगों को बचाने के लिए था और आंशिक रूप से कीड़ों के झुंड से घिरे आने वाले प्रलय में जीवित रहने के लिए युद्ध शक्ति को एकत्रित करने के लिए था। जहां तक शियाओ ईरान और चेन शुओ की बात है, अगर उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ होता तो वे निश्चित रूप से तथाकथित जीन फ्यूजन को स्वीकार नहीं करते। उनकी यह समझ इस स्पष्ट ज्ञान से उपजी थी कि प्रलय के समय शक्ति ही आधार होती है। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत शक्ति की थी और उन्हें यथासंभव तेजी से मजबूत होने की जरूरत थी। शायद पवित्र राजधानी में सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति था जो चू चेनेक्सी की वंशानुगत शक्ति को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता था, लेकिन दूर का पानी पास की आग को नहीं बुझा सकता। ताइहुआ शहर की वर्तमान युद्ध शक्ति और चू चेनेक्सी की अपनी स्थिति को देखते हुए उनके पास पवित्र राजधानी की यात्रा करने की क्षमता का अभाव था। पहुंचने की बात तो छोड़िए, उनके पास तो यात्रा शुरू करने की योग्यता भी नहीं थी। वांग जियानडोंग हैरान होकर बोला, शक्ति की खोज, आत्म मजबूती की शक्ति की खोज। परग्रही जातियां इतनी क्रूर हैं, आत्म मजबूती की यह शक्ति कहाँ मिलेगी? प्राचीन रॉकसोल साम्राज्य के खंडहरों में जाकर डार्क एनर्जी को नियंत्रित करने और महाशक्तियों को जागृत करने की विधि का पता लगाना है। चू चेनेक्सी की आंखों में चमक आ गई। उसके शब्दों में एक ऐसी आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति थी जिसने वांग जियानडोन को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। प्राचीन रॉकसोल साम्राज्य के खंडहर। जब चू चेनेक्सी ने ये कहा तो इससे न केवल वांग जियानडोन चौंक गया बल्कि निंगजी भी तुरंत जाग गया। ठीक है, वह इसके बारे में कैसे भूल सकता था? इससे पहले निंगजी का सारा ध्यान ब्रूडेम्डर पर केंद्रित था और वह उन खंडहरों को बिल्कुल भी याद नहीं कर पाया जिनका जिक्र वांगजू ने अपनी मृत्यु से पहले किया था। वांगजू के कहे अनुसार रॉकसोल साम्राज्य के प्राचीन खंडहर निश्चित रूप से ब्लू स्टार के मनुष्यों के लिए अधिक शक्तिशाली बनने का एक शॉर्टकट साबित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब निंगजी ने बिखरे हुए लाल पंजे वाले विशालकाय कीट के स्मृति खंडों को अवशोषित किया तो उनमें स्पष्ट रूप से यह जानकारी दर्ज थी कि ताइहुआ क्षेत्र में कभी एक मुख्य देवता नगर प्रकट हुआ था। इसके साथ ही निंगजी का दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि आज रात से ही उसे बटरफ्लाई स्वॉर्म को छोड़ना चाहिए ताकि वह रॉकसोल एम्पायर के प्राचीन खंडहरों को खोजने में अपनी किस्मत आजमा सके। निंगजी को ये पूर्वाभास हुआ कि इस पौराणिक दिव्य साम्राज्य के खंडहर ही ब्लू स्टार के जीवन के लिए इस आपदा से बचने का अंतिम सहारा हो सकते हैं। वांग जियानडोंग ने कुछ देर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। सुश्री चू, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। हालांकि इस दौरान कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपनी मर्जी से अड्डे से बाहर न जाएं या अंदर न आएं। वांग जियानडोंग के इस चुनाव के पीछे उम्मीद थी, लेकिन उससे भी कहीं अधिक बेबसी थी।
चू चेनेक्सी न तो उनकी अधीनस्थ थी और न ही उनका सैन्य पृष्ठभूमि से कोई संबंध था, उनके पास उसे सीधे आदेश देने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा उसकी युद्ध क्षमता अत्यंत उच्च थी। जियांग शिन्यू की पिछली रिपोर्ट के अनुसार शायद पूरे अड्डे में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। इन परिस्थितियों में जब उसने उचित शर्तें रखीं, तो वास्तव में उसके पास उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर करने का कोई कारण या अधिकार नहीं था। लंबी दूरी के संचार तंत्र लगभग पूरी तरह से ठप हो जाने और आगे कैसे बढ़ना है इसका कोई अंदाजा न होने के कारण उच्च अधिकारी आगे कोई निर्देश नहीं दे सके, इसलिए वह केवल स्थिति को अपने आप घटित होने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और इस तरह ये गुप्त बैठक पूरी तरह समाप्त हो गई। इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि आज से संपूर्ण सघन वन बेस रॉक्सोल साम्राज्य के प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी खोजने के लिए सभी निष्क्रिय सैनिकों को जुटाएगा। वांग जियांडोंग वास्तव में अनिश्चित था, लेकिन भले ही यह व्यर्थ हो, उसे कम से कम कोशिश तो करनी ही थी। यदि रॉक्सोल साम्राज्य के पौराणिक प्राचीन खंडहर मिल जाते हैं, तो वे वास्तव में उनका उपयोग धीरे धीरे पहल अपने हाथ में लेने के लिए एक आधार के रूप में कर सकते हैं। रात तारों से भरी हुई थी, जो चमकदार और सुंदर होने चाहिए थे, लेकिन पूरे तारों भरे आकाश का वातावरण मकड़ी के आकार के कई अजीब गहरे लाल रंग के चमकते पैटर्न से खराब हो गया था। परसों से ये विचित्र गहरे लाल रंग के मकड़ी जैसे पैटर्न दिखाई देने के बाद से ताइहुआ क्षेत्र में बचे सभी लोगों के दिलों पर ये एक पहाड़ की तरह बोझ बन गए थे। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये विशालकाय गहरे लाल रंग के पैटर्न एलियन जर्ग आक्रमणकारियों के महायुद्धपोत थे। इतने सारे युद्धपोतों की मौजूदगी में ब्लू स्टार पर मौजूद मनुष्यों की हर हरकत ऐसी लग रही थी मानो उस पर नजर रखी जा रही हो। चाहे तारों से भरा वह आकाश कितना भी शानदार क्यों न हो, ब्लू स्टार के मनुष्य स्वाभाविक रूप से उसकी सराहना नहीं कर सकते थे। वे न केवल इसकी सराहना नहीं कर सके, बल्कि उनके प्रकट होने के बाद से ताइहुआ शहर और आसपास के इलाकों में रातें असाधारण रूप से शांत हो गई थीं और मानव जीवन के लगभग कोई संकेत नहीं दिखाई देते थे। लेकिन आज इस रहस्यमय तारों भरे आकाश के नीचे सन्नाटे के बीच अचानक घने जंगल से कुछ उत्साही लोग उभर आए। वे तितलियां थीं जिनकी संख्या दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों हजार में थी। उनके शरीर विभिन्न प्रकार की हल्की चमक से घिरे हुए थे क्योंकि वे धीरे धीरे घने जंगल से बिखर रही थीं। वे स्पष्ट श्रम विभाजन के साथ तेजी से आगे बढ़े, साधारण तितलियों की तरह बिल्कुल नहीं, बल्कि एक विशेष मिशन को अंजाम देने वाली एक सुप्रशिक्षित सेना की तरह। ये सेना निश्चित रूप से निंगजी द्वारा नियंत्रित बटरफ्लाई स्वॉर्म थी और रात में बाहर निकलने का उनका उद्देश्य जीवित बचे लोगों की तलाश करना और रॉक्सोल साम्राज्य के प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। दुर्भाग्यवश पूरी रात बीतने के बाद हालांकि उन्हें कुछ जीवित बचे लोग मिले, लेकिन खंडहरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इसके बजाय भोर होते ही उन्हें एक बड़ी मुसीबत का पता चला। संकट एक वायरस के कारण उत्पन्न हुआ, एक भयावह वायरस जो बचे हुए लोगों के बीच तेजी से फैल रहा था। यदि निंगजी की खोजबीन और अनुमान सही थे, तो यह वायरस संभवतः कल अड्डे में प्रवेश करने से पहले लिजिडमैन के जैव रासायनिक गैस बम से उत्पन्न हुआ था। इस वायरस को भयावह क्यों कहा गया? इसका कारण ये था कि हवा के माध्यम से तेजी से फैलने के अलावा यह मानव आत्मा और इच्छाशक्ति को भी नष्ट कर सकता था, नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ा सकता था और अंततः मनुष्यों को अत्यंत विकृत राक्षसों में बदल सकता था। इसी विशेषता के कारण निंगजी ने इसे ज़ोंगकिंग वायरस नाम दिया। ज़ोंगक्विन। ज़ोंगकिंग क्या है? इसका अर्थ है लापरवाही से कार्य करना, आंतरिक इच्छाओं और नकारात्मक भावनाओं में असीमित रूप से लिप्त होना, आत्मसंयम की क्षमता को पूरी तरह से खो देना और गंभीर मामलों में शरीर में विकृति उत्पन्न करने के लिए डार्क एनर्जी को भी आकर्षित करना। हर व्यक्ति में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती हैं। ये वायरस मेजबान की सबसे गहरी आसक्ति या इच्छा को उजागर करेगा, जिससे व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार उसे अनंत रूप से बढ़ाएगा, जब तक कि वह पूरी तरह से उस भावना या इच्छा का गुलाम न बन जाए। उदाहरण के लिए, भूख प्रकार के उत्परिवर्ती बिना किसी संयम के खाते रहेंगे, खाने योग्य किसी भी चीज को कभी नहीं छोड़ेंगे। तितली जैसी दृष्टि के माध्यम से निंगजी ने अपनी आंखों से कम 3 भूख प्रकार के उत्परिवर्ती जीवों को अपने ही रक्त संबंधियों को जिंदा खाते हुए देखा। एक और उदाहरण के तौर पर, वासना प्रकार के उत्परिवर्ती स्वर्ण भाला कभी नहीं गिरता के सिद्धांत को जागृत कर लेते हैं और सभी महिलाओं को कल्पना की वस्तु के रूप में देखते हैं, चाहे वह सुअर हो, कुत्ता हो या टिड्डा ही क्यों न हो। एक और उदाहरण के तौर पर, चिड़चिड़ापन प्रकार के उत्परिवर्ती हमेशा क्रोध की कगार पर रहते थे और जरा सी भी असंतुष्टि पर वे अपने आसपास की हर चीज को तहस नहस करने के लिए विनाश के राजा में परिवर्तित हो जाते थे।
फिर भय, निराशा, घृणा, अपराधबोध, ईर्ष्या, आलस्य और अन्य सभी नकारात्मक भावनाओं के विविध और भिन्न भिन्न रूप थे। रातों रात ताइहुआ शहर अपने मूल शूरा क्षेत्र से एक राक्षस स्वर्ग में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ। भोर में जब आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, तब निंग जी ने बटरफ्लाई स्वॉर्म की साझा दृष्टि के माध्यम से सादा जर्ग का शिकार करते हुए कई भयानक उत्परिवर्ती जीवों को भी देखा। सच कहूं तो इस दृश्य को देखकर निंग जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए या दुखी। इन उत्परिवर्ती जीवों में भूख प्रकार के उत्परिवर्ती जीव तेजी से उभर कर सामने आए और वर्तमान में सबसे शक्तिशाली प्रकार बन गए, क्योंकि उन्होंने सादा जर्ग को खा लिया और फिर विकसित होने के लिए एक दूसरे को निगल लिया। दुर्भाग्यवश निंग जी के पास जल्द ही उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं बचा, क्योंकि उसने ये देखकर भयभीत हो गया कि भूमिगत अड्डे में सैन्य कर्मियों और नागरिकों के बीच, और यहां तक कि मदर नेस्ट में जीन सम्मेलन से गुजर रहे 3 लोगों के बीच भी वायरस संक्रमण के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे थे। इसके तुरंत बाद अड्डे के अंदर अफरा तफरी मच गई। मात्र घोंसले के अंदर संस्कृति द्रव में डूबी हुई जियाओ ईरान समय समय पर गुस्से में अपने शरीर को हिलाती थी, उसका चेहरा लाल हो जाता था और वह असाधारण रूप से क्रोधित दिखाई देती थी। सौभाग्य से वह वर्तमान में सम्मेलन और संशोधन की अवस्था में था और मदर नेस्ट का उस पर काफी मजबूत नियंत्रण था, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हुआ। जहां तक जिंग तियानई और चेन शुओ की बात है, उनमें कोई असामान्यता नहीं दिखी, जिससे निंग जी ने राहत की सांस ली। ऐसी परिस्थितियों में निंग जी ने लगभग तुरंत ही अपनी चेतना वापस ले ली और चू चेनेक्सी और उसकी बेटी निंग चू की ओर देखा, जो अभी भी अपने सपनों में थी। नींद में पहली वाली में किसी भी प्रकार की असामान्यता के लक्षण नहीं दिखे, लेकिन दूसरी वाली के छोटे से चेहरे पर स्पष्ट रूप से एक प्रकार का तसुंडेरे जैसा गर्व झलक रहा था। इससे निंग जी चौंक गया और उछल पड़ा। क्या ये वही छोटी बच्ची हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तहखाने में शोरगुल मचने लगा। निंग जी को किसी और बात की परवाह नहीं थी और उसने अपने पंखों से चू चेनेक्सी को धीरे से जगाया। अरे छोटे बदमाश, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, क्या कर रहे हो? खट 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 खट। सुश्री चू, जल्दी उठिए, कुछ हुआ है। निंग जी के जवाब देने से पहले ही दरवाजे के बाहर से जियांग शिन्यू की आवाज अचानक सुनाई दी। ये शब्द सुनकर चू चेनेक्सी चौंक गई और पूरी तरह जाग गई। उसे काफी समय से चैन की नींद नहीं आई थी। कल रात क्योंकि निंग जी उसकी रक्षा कर रहा था और वह तहखाने के अंदरूनी हिस्से में थी, इसलिए चू चेनेक्सी को आखिरकार चैन की नींद मिली। दुर्भाग्यवश ये सुकून भरी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वह स्वाभाविक रूप से जाग गई। चू चेनेक्सी ने नन्ही निंग चू को धीरे से लिटाया और जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल दिया। शाओ जियांग, क्या हुआ? क्या बात है? दरवाजे के बाहर जियांग शिन्यू चिंतित दिख रही थी। सुश्री चू, स्थिति गंभीर है। बेस में कई लोग रहस्यमय तरीके से पागलपन की विभिन्न अवस्थाओं में चले गए हैं। स्थिति बेहद नाजुक है। कमांडर इन चीफ वांग ने मुझे आपको तुरंत यहां से ले जाने का आदेश दिया है। पागलपन की अवस्था? किस तरह का पागलपन? हर तरह के लोग, कुछ अपने साथियों को जिंदा खा रहे हैं, कुछ गुस्से में आकर हत्या कर रहे हैं, कुछ हताशा में आत्महत्या कर रहे हैं। ये सुनकर चू चेनेक्सी ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेस में प्रवेश करने के बाद भी शांति का समय इतना कम होगा। केवल एक रात ही गुजरी थी और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी। ये हास्यास्पद था कि उसने कल वांग जियांडोन के साथ आत्म सुधार के प्रयासों के बारे में बात की थी। तो फिर कमांडर इन चीफ वांग का क्या होगा? क्या वह हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? कमांडर इन चीफ वांग को लगता है कि उन्हें खुद कुछ समस्याएं हो गई हैं, इसलिए उन्होंने इस गड़बड़ी से निपटने के लिए यहीं रुकने का फैसला किया है। बहन चेनेक्सी, चलो जल्दी चलते हैं। अगर हम और देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जियांग शिन्यू ने एक बार फिर आग्रह किया और साथ ही 2 नैनो आर्मर गाशोपॉन निकालकर चू चेनेक्सी की बाहों में ठूंस दिए। गैशोपॉन में एक बड़ा और एक छोटा था, दोनों का रंग गहरा हरा था। जाहिर तौर पर इन्हें विशेष रूप से उसके और नन्हे निंगचू के लिए तैयार किया गया था। ये जंगल का कवच है। यह नीले ड्रैगन के कवच जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुरक्षात्मक क्षमताएं हैं। बहन चेनेक्सी, इसे जल्दी से पहन लो और बच्चे को मेरे साथ ले आओ। बैंग बैंग बैंग। चू चेनेक्सी के कुछ कहने से पहले ही बाहर गलियारे से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। इन परिस्थितियों में चू चेनेक्सी ने अब और संकोच नहीं किया। वह तुरंत मुड़कर छोटी निंगचू को गोद में उठाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, वह वहीं जम गई। क्योंकि इस समय नन्ही निंगचू बिस्तर से गायब हो चुकी थी,
और उसकी जगह एक तितली ने ले ली थी जो हल्की रंगीन रोशनी से जगमगा रही थी। मेरी बेटी कहाँ है? सदमे में आकर चू चेनेक्सी के पूरे शरीर से अचानक हरी रोशनी फूट पड़ी। एक माँ के तौर पर नन्ही निंग चू उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। जो भी उसे छूने की हिम्मत करता उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि काफी सोच विचार करने के बाद भी वह यह मानना नहीं चाहती थी कि यह तितली उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी वह सहज रूप से चिढ़ गई। चिंता मत करो निंग चू, मेरे शरीर के भीतर एक छोटी सी जगह में है। स्थिति अभी नाजुक है, इस तरह रहना ज्यादा सुरक्षित है। जैसे ही वह उत्तेजित हुई, एक अजीब सी आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी। यह आवाज सुनकर चू चेनेक्सी थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी उसने अनिश्चितता से पूछा, आप आखिर कौन है? क्यों? धमाका। एक जोरदार धमाके ने चू चेनेक्सी के प्रश्न को बाधित कर दिया क्योंकि छात्रावास भवन का बायां हिस्सा अचानक ढह गया। दो गोल-मटोल जीव मोटे सुअरों की तरह दो मीटबॉल रथों की तरह टकरा गए, जिससे धूल और मलबा पूरे छात्रावास भवन में फैल गया। इमारत के विशाल टुकड़े तोप के गोलों की तरह बाहर की ओर उड़ गए। चू चेनेक्सी और निंगजी दोनों ने तुरंत इन दो मोटे सुअरों पर मौजूद काली ऊर्जा को महसूस किया। निंगजी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये वायरस उत्परिवर्ती इतनी उग्रता से हमला करेंगे, जिससे उसे बचाव के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं, मैं बाद में समझा दूंगा। बहन चेनेक्सी, भागो, वो चीजें आ रही हैं। निंगजी और जियांग शिन्यू ने लगभग एक ही समय में उससे याद दिलाया, हालांकि एक ने मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और दूसरे ने जोर से चिल्लाया। जाना। ऐसी परिस्थितियों में चू चेनेक्सी ने स्वाभाविक रूप से और देर नहीं की। उसने दरवाजे के पीछे से लकड़ी का भाला उठाया और जियांग शिन्यू के साथ तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। निंग जी ने उनका पीछा करते हुए तुरंत मादा स्वेलोटेल तितली लिटिल हेई नियू को संदेश भेजा कि वह सुरक्षा के लिए तितलियों के झुंड को इकट्ठा करे। घबराहट। उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जिस अड्डे में वे कल ही दाखिल हुए थे, आज उन्हें घबराहट में वहीं से भागना पड़ेगा। यदि एक सैन्य अड्डा इस हालत में था, तो अन्य जीवित बचे लोगों के इकट्ठा होने वाले स्थानों की स्थिति की केवल कल्पना ही की जा सकती है। इस समय शायद पूरे ताइहुआ शहर में शुद्ध भूमि का एक भी निशान नहीं बचा है। हुआशिया के मनुष्यों के लिए यह एक अत्यंत विडंबनापूर्ण घटना थी। छात्रावास से बाहर निकलने के बाद निंगजी और चू चेनेक्सी ने पाया कि अड्डा पहले से ही गड्ढों से भरे एक गिलहरी के बिल की तरह था, जो हर जगह विस्फोटों और हत्याओं की आवाजों से भरा हुआ था। पागल उत्परिवर्ती लोग बेतहाशा सब कुछ नष्ट कर रहे थे। जब मनुष्य पागलपन की स्थिति में होते हैं या कुछ विशेष इच्छाओं में डूबे होते हैं, तो उनके मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता अक्सर बढ़ जाती है, जिससे उनकी सोच अधिक दृढ़ और सावधानीपूर्वक हो जाती है। देखो, ईश्वर का वंशज वही है। जल्दी करो, उसे पकड़ो। अगर हम उसका मांस खाएं और उसका खून पिएं, तो हम ईश्वर के वंशज बन सकते हैं। हा, उसका मांस खाओ और उसका खून पियो ताकि फेडरेशन के लिए अपरिहार्य अस्तित्व बन जाओ, अद्वितीय अस्तित्व। मारना। स्विश स्विश स्विश, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। भूमिगत तहखाने के भीतर कमरे का निकास सीधे लंबी गलियारों के एक जाल में खुलता था जो सभी दिशाओं में फैला हुआ था। जैसे ही चू चेनेक्सी और जियांग शिन्यू छात्रावास के गलियारे से बाहर निकले, उन पर तुरंत कई जुड़े हुए रास्तों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। सौभाग्यवश निंगजी की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी और जियांग शिन्यू के नैनो आर्म शील्ड के साथ मिलकर इन लोगों का आक्रमण व्यर्थ ही विफल रहा। दोनों महिलाओं और तितली ने स्पष्ट रूप से देखा कि जो लोग इस समय उनकी ओर आ रहे थे, वे मूल रूप से वही सैनिक थे जो पहले सेना में तैनात थे। दुर्भाग्यवश उनकी आंखें पहले से ही खून जैसी लाल थीं और उनमें विभिन्न रोग संबंधी लक्षण दिखाई दे रहे थे। वे पहले ही वायरस के गुलाम बन चुके थे। उनमें कल के वार्ड के चिकित्सा कर्मी भी शामिल थे। डॉक्टरों में से एक ने मांस खाने और खून पीने के नारे लगाए थे। महज एक रात में ये व्यक्ति एक थोड़े कमजोर दिखने वाले विद्वान से पहाड़ जैसे विशालकाय व्यक्ति में बदल गया था। अगर उसके शरीर के विस्तार के बाद उसके शरीर को मुश्किल से ढकने वाले कपड़े न होते, तो वे दोनों महिलाएं और तितली चू चेनेक्सी, जियांग शिन्यू और निंगजी उसे निश्चित रूप से पहचान नहीं पाती। डॉक्टर किन, चिल्लाना बंद करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकालो। जियांग शिन्यू ने दूसरे की तर्कसंगतता को वापस लाने की कोशिश करते हुए पुकार लगाई, लेकिन जैसे ही वह बोली, निंगजी के टेलीपैथिक संदेश ने उसे रोक दिया। कई वायरल म्यूटेंट को देखने के बाद निंगजी को यह अच्छी तरह से पता था कि एक बार इस वायरस से संक्रमित हो जाने पर सब कुछ अपरिवर्तनीय हो जाएगा।
जब तक वे स्वयं पागलपन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते या पूरी तरह से उत्तेजित नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं को स्वायत्त रूप से वश में नहीं कर लेते, तब तक उन्हें बाहरी लोगों द्वारा जागृत नहीं किया जा सकता था। पफ, हे ईश्वर के वंशज, खाओ खाओ खाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। धमाका 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 धमाका। तेज भूकंप के झटकों के बीच वह उत्परिवर्ती प्राणी, जो स्पष्ट रूप से लालची किस्म का था, अचानक पास खड़े एक दुबले पतले व्यक्ति को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह उसे निगलने लगा और चू चेनिक्सी और अन्य लोगों की ओर भूकंप जैसी ताकत से झपटा। ये देखकर अन्य म्यूटेंट भी मानो मोहित हो गए और तेजी से उनके पास आकर उन्हें घेर लिया। लेकिन जैसे ही असंख्य उत्परिवर्ती जीव तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अचानक निंग जी के तितलीनुमा शरीर से रंगीन प्रकाश की एक लहर फूट पड़ी। जैसे ही यह रंगीन प्रकाश प्रकट हुआ, सभी उत्परिवर्तियों के दिमाग तुरंत सुन्न हो गए और उनके शरीर पूरी तरह से जम गए, मानो उन पर लकवा का जादू कर दिया गया हो। ब्रेन वर्म के मानसिक आक्रमण को हराने और चियाओ की स्मृति के कुछ अंशों को अवशोषित करने के बाद निंग जी की मानसिक शक्ति अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अंततः इन वायरल म्यूटेंट के मामले में सबसे पहले जो चीज विकृत हुई, वह निश्चित रूप से उनका दिमाग था। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी मानसिक शक्ति सबसे पहले असंतुलित हुई। निंग जी शायद उनकी विकृत भावनात्मक स्थिति को ठीक न कर पाए, लेकिन उन्हें अस्थायी रूप से ध्वस्त करना काफी आसान था। प्रकाश प्रज्वलित हुआ और पूरा दृश्य थम गया। चू चेनेक्सी और जियांग शिन्यू एक बार फिर निंग जी की भयानक शक्ति से स्तब्ध रह गए। चू चेनेक्सी की स्थिति कुछ बेहतर थी, क्योंकि वह प्रलय के पहले दिन से ही व्यावहारिक रूप से उससे बंधी हुई थी, लेकिन जियांग शिन्यू अलग था। इस स्थिति को देखकर वह लगभग प्रभावित म्यूटेंट की तरह ही अपनी जगह पर जम सी गई थी। शाओ जियांग, यूं ही खड़े मत रहो, हमें जल्दी से बाहर निकालो। सौभाग्यवश चू चेनेक्सी को होश में आने में केवल एक पल लगा और उसने उसे एक झटका दिया। ओह ठीक है, इधर से। गलियारे में स्थिति बेहद जटिल थी। जियांग शिन्यू ने थोड़ा लाल चेहरा लिए हुए पलटकर जवाब दिया और जल्दी से चू चेनेक्सी और निंग जी को लेकर बाईं ओर के गलियारे से बाहर भाग निकली। निंग जी के साथ बाद में उनका सामना जिन भी उत्परिवर्ती जीवों से हुआ, वे लगभग तुरंत ही लकड़ी के मुर्गों की तरह मूक मूर्तियों में बदल गए। उन दोनों ने लगभग बिना किसी प्रयास के घने जंगल में स्थित भूमिगत अड्डे से तेजी से बाहर निकल गए। इस दौरान उन्होंने 2 महिलाओं और एक पुरुष को भी इकट्ठा किया, 3 ऐसे सैनिक जो संक्रमित नहीं थे। इसी समय निंग जी को पता चला कि यह वायरस सभी के खिलाफ प्रभावी नहीं था। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग थे जो इसके प्रति प्रतिरोधी थे। उदाहरण के लिए जियांग शिन्यू सहित ये तीनों लोग पिछले वातावरण में मौजूद रोगजनक हवा में सांस लेने से बच नहीं सकते थे। रोगाणुनाशक हवा को पूरी तरह से ग्रहण करने के बावजूद संक्रमण का कोई लक्षण न दिखने से यह स्पष्ट है कि वे प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षाशील शरीर होने चाहिए। इसका मतलब ये था कि वे उन गिने चुने लोगों में से थे जो स्वाभाविक रूप से इस वायरस से प्रतिरक्षित थे। तेज नजर रखने वाले निंग जी ने यह भी पाया कि गहन व्यायाम के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली के सभी मांसपेशीय कोशिकाएं आसपास की डार्क एनर्जी को स्वतः ही अवशोषित कर रही थीं। अवशोषित ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम थी, लेकिन अत्यंत तीव्र बोध शक्ति वाले प्राणी के रूप में निंग जी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वे वास्तव में अपने आसपास की अंधकार में ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। अंधकार ऊर्जा के प्रति आकर्षण, विकास का मार्ग, स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी भी ईश्वर के वंशज हों? जैसे ही यह विचार मन में आया, निंग जी ने अपनी पत्नी चू चेनेक्सी की ओर देखा। उसे हर सांस के साथ गाढ़ी काली ऊर्जा ग्रहण करते देख उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया। इसका कोई उपाय नहीं था, तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं होता। दोनों पक्षों द्वारा डार्क एनर्जी को अवशोषित करने की गति एक समान नहीं थी। भगवान के वंशज होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनकी डार्क एनर्जी को अवशोषित करने की गति तो उसके जैसे छोटे से जीव जितनी भी अच्छी नहीं थी। वे निश्चित रूप से ईश्वर के वंशज नहीं थे। यदि वे ईश्वर के वंशज नहीं थे तो शरीर में अंधकार ऊर्जा ग्रहण करना, शारीरिक रूप को मजबूत करना, विकास का मार्ग है। बस यही बात थी। वे अनजाने में ही डार्क एनर्जी को अवशोषित कर रहे थे। हालांकि इसकी गति बहुत धीमी थी, लेकिन समय के साथ साथ एक दिन उनके शरीर में गुणात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। यदि अवशोषण के लिए सचेत मार्गदर्शन हो तो ये प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है। इसका मतलब ये था कि रोगजनक के प्रति प्रतिरक्षित होने के बाद उन चारों में स्वायत्त विकास की क्षमता मौजूद थी। हे भगवान! जैसे ही यह विचार मन में आया, निंग जी को लगा जैसे वह पागल हो रहा हो। हालांकि उसे लग रहा था कि वह पागल हो रहा है, फिर भी वह विचारों की उस श्रृंखला को जारी रखने से खुद को रोक नहीं सका।
प्रतिरोधक क्षमता, डार्क एनर्जी को अवशोषित करना, स्वायत्त विकास। यह विचार बेहद ही विचित्र था, लेकिन किसी कारणवश ये तुरंत निंग जी के दिल में घर कर गया और इसे मिटाना अब असंभव हो गया। शायद ये सचमुच ऐसा ही था। शायद संयोगवश छिपकली प्रजाति के इस वायरस ने मानवता के लिए विकास का द्वार खोल दिया था। ये सोचकर निंग जी के अंदर तितली के समान कोमल रक्त उत्साह से भर गया। डार्क एनर्जी का विकास, यही वह मूल तत्व था जिसका उल्लेख कैप्टन वांग जू ने पहले किया था, जिसने रॉक सोल एम्पायर के पौराणिक दिव्य साम्राज्य की रचना की थी। एक बार जब इस पर महारत हासिल हो जाएगी तो ब्लू स्टार के मनुष्य अब ऐसे अस्तित्व नहीं रहेंगे जिन्हें परग्रही जातियां अपनी इच्छा से मार सकें। हालांकि इस खोज के कारण निंग जी के भीतर तितली के समान रक्त उत्साह से भर रहा था, तभी अचानक उसकी दृष्टि में 1 दर्जन से अधिक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डार्क एनर्जी के स्रोत प्रकट हो गए। डार्क एनर्जी के ये दर्जन भर स्रोत इतने शक्तिशाली थे कि यहां तक कि ब्रूडेम्डर की आत्मा को धारण करने वाले निंग जी भी कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। अच्छा नहीं हुआ, छिपकली जाति ने हमें ढूंढ लिया है। भागो।